हेलो एवरीवन। तो आज हमारा जो चैनल है आपके लिए लेकर आया है क्लास 9th और 10th दोनों का ही कॉमन एक टॉपिक है समास व्याकरण का। अब आप बोलोगे कि कैसे। देखिए, क्लास 10th कोर्स बी में आपके चलता है समास आता है, समास का टॉपिक आता है। और उधर जो है क्लास 9th के कोर्स ए में आपका समास आता है। इसीलिए ये समास का टॉपिक मैं आप सभी के लिए जनरल रूप से शूट कर रही हूँ और आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आई हूँ वीडियो। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो कि आज जो हम समास करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो समास हम कर रहे हैं इसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। मतलब पूरी तरीके से हर एक चीज बेसिक हम आपको बताएंगे। तो इसलिए काफी लेंदी हो जाता है ये वीडियो, तो इसको हमने 2 पार्ट में कर दिया है। तो आज हम करेंगे संपूर्ण व्याख्या का पार्ट 1। पार्ट 1 में अब हम क्या देखेंगे? सबसे पहले समास की परिभाषा देखेंगे, सामासिक शब्द क्या होते हैं इनको देखेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं इनको समझेंगे, समास और संधि में अंतर क्या होता है। ठीक है, जहां संधि जोड़ने का काम करती है वहीं समास भी, तो इसमें क्या अंतर होता है इसको देखेंगे, समझेंगे। और इसके अलावा समास के भेद के सिर्फ 2 रूप समझेंगे, है ना। समास 6 तरीके के हैं, लेकिन यहां पर हम सिर्फ समास के 2 भेद ही समझेंगे। पहला अव्यय भाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास। इसके अलावा जो बचे हुए 4 और समास के स्वरूप भेद हैं उनको हम पार्ट 2 में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है समास की परिभाषा। ठीक है, समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी कि बहुत सारे शब्दों के समूह को हम करके छोटा करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा होते, कई सारे शब्द होते हैं, अब उनको मिलाकर अगर हम छोटा कर दें तो वो आपका स्वरूप कहलाता है समास। पर ऐसे ही नहीं है कि हम ऐसे ही कर दें, क्योंकि उसके लिए भी हमें जो है कुछ, क्या कहते हैं, हमें कुछ रूप देखने पड़ते हैं, ध्यान रखने पड़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके अंतर्गत भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से को मिलाएं हम और उसका छोटा स्वरूप कर दें तो वो आपका बन जाता है समास। ठीक है, समझ में आया आपको समास क्या होता है। अब दूसरे शब्दों में हम समास की परिभाषा को पढ़ते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन या सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक का मतलब क्या होता है, अर्थ के साथ। सार्थक का अगर हम कहें तो क्या होगा, अर्थ के साथ को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, ठीक है, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। अब इतना बड़ा हम कहेंगे रसोई के लिए घर, तो उससे हमने क्या बोल दिया, रसोई घर जहां खाना बनाया जाता है। ठीक है, तो उसी के लिए हम जैसे बोलते हैं आराम के लिए घर, तो हम क्या बोलते हैं, आराम गाह बोलते हैं ना। तो इतने लंबे लंबे शब्द हम बोलें, इससे अच्छा है कि हम छोटे शब्द का इस्तेमाल करें। और यही छोटे शब्द के जो स्वरूप है वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं समास। अब हमने समास समझ लिया, समास की परिभाषा समझ ली। अब आते हैं सामासिक शब्द। ध्यान दीजिएगा, इसके बगैर अगर ये और इसके बाद पूर्व पद और उत्तर पद जो हम आपको बता रहे हैं इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए इन दोनों को बहुत अच्छे से समझिएगा। यहां दिया है, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। बेसिकली क्या, जैसे अभी हमने पढ़ा रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर में हमने के लिए जो विभक्ति थी उसको हटा दिया, रसोई रखा, घर रखा, और उसको जोड़कर हमने समास बना दिया। वही जो समास बना वो क्या कहलाया, वही सामासिक पद कहलाता है, वही समस्त पद भी कहलाता है। याद रखिए, वही सामासिक शब्द कहलाएगा, वही समस्त पद कहलाएगा, वही समास कहलाएगा। मतलब बेसिकली समास के 3 नाम हैं, समास, सामासिक शब्द और समस्त पद। तो आपको तीनों नाम बता दिए, कहीं पूछा जाए तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। अब यहां पर हमने जैसे देखा, अब यहां पर ये विभक्तियां, उन्होंने बोला कि जब हम समस्त पद बनाते हैं अर्थात समासिक शब्द बनाते हैं या समास बनाते हैं
तो जो शब्द लंबे थे, बड़े थे, जिनको हम छोटा कर रहे थे, तो उनके बीच के जो विभक्तियां थी वो सभी खत्म हो जाएंगी। अब ये विभक्तियां क्या होती हैं? के लिए होता है, को होता है, द्वारा होता है, का होता है, बहुत सारी चीजें बीच में लगती हैं। उनको अगर हम हटा दें तो वो आपका वही आपकी विभक्तियां होती हैं। उन विभक्तियों को हटाने के बाद जो शब्द बनता है वो आपका समस्त शब्द कहलाएगा। अब यहाँ देखिए, रसोई के लिए घर, तो अब हमने यहाँ पर के लिए विभक्ति का लोप कर दिया, हटा दिया, और बन गया रसोई घर। फिर आते हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ पर हमने के लिए हटा दिया, हथ कड़ी हो गया। फिर आते नील और कमल, तो हमने यहाँ और हटा दिया, और हमारी विभक्ति थी बीच की, तो क्या बन गया? नील कमल। फिर आते राजा का पुत्र, तो हमने का हटा दिया बीच में से, क्या बन गया? राजपुत्र। तो समझ में आया? जब हम समास बनाते हैं, अभी हम समास विग्रह की बात नहीं कर रहे, हम जब समास बनाते हैं तो क्या करते हैं? हम बीच की विभक्तियों को हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद, याद रखिएगा पूरा समास इन्हीं दोनों पर डिपेंड है। किसी में पूर्व पद महत्वपूर्ण होता है, किसी में उत्तर पद महत्वपूर्ण होता है, किसी में पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष्य होता है, किसी में दोनों ही पद जो हैं वो कोई महत्व ना रख के तीसरे पद को महत्व देते हैं। तो ये पूर्व पद और उत्तर पद के कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप क्लियरली हर एक चीज को समझ जाओ कि इसमें कोई भी तरह का कोई जो कहते हैं ना कोई भी डाउट या समथिंग कुछ नहीं रह जाए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब पूर्व पद और उत्तर पद में उन्होंने क्या बोला है? समास रचना में दो पद होते हैं। क्या होते हैं? दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे यहां पर इन्होंने बोला समास रचना में दो पद होते हैं, पहला पद और पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों में जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। अब यहां पर समझिएगा, जैसे यहां पर है पूजा घर, ठीक है, तो यहां पर इन्होंने बताया पूजा, ये पहले आया ना, ये नंबर 1 पे है, तो ये पूर्व पद कहलाया। घर दूसरे नंबर पर आया तो ये आपका क्या कहलाया? उत्तर पद। हमेशा देखिए, ध्यान रखिए, हमेशा समास में दो पद होंगे, पहला वाला पूर्व पद कहलाएगा और बाद वाला उत्तर पद कहलाएगा। अब यही चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा पद पूर्व पद है और कौन सा पद आपका उत्तर पद है, क्योंकि अगर इसमें आपने कहीं भी कोई मिस्टेक करी या चीज आपको समझ नहीं आई तो फिर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, रट लो, पहले वाला पद पूर्व पद, बाद वाला पद उत्तर पद। अब जैसे यहां पर आया राजपुत्र, यहां पे भी दो से बना है, राज और पुत्र, तो पहला क्या हुआ? राजा, ये आपका पहला पद है तो पूर्व पद हुआ, पुत्र आपका बाद में है तो वो दूसरा पद हुआ। अब इन्हीं को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगता है? विभक्ति लगती है। जैसे यहां दिया है राजा का पुत्र, ये क्या हुआ? समास विग्रह। देखो, ये समस्त पद है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है और ये समास विग्रह है। यानी कि जो समास हमारे पास बना हुआ है उसको तोड़ना, जब उसको हम तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, तो फिर उसमें हमें विभक्तियों को जोड़ना पड़ेगा। जब हम विभक्तियों को जोड़कर समास विग्रह कर लेंगे तो जो हमारे सामने आएगा वो होगा समास विग्रह। तो समझ में आया समास विग्रह क्या हुआ? कि समास विग्रह यानी कि समस्त पद को तोड़ना, यही सारा खेल है। याद रखिए, यही चार चीजें आपको मेन याद करनी है, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। ये चीजें आपको याद रख के ही पूरा समास पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं समास विग्रह पर। समास विग्रह क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया ना, समस्त पद को अलग करके उसके बीच में जब विभक्तियां लगा दी जाती हैं तो वो आपका हो जाता है समास विग्रह। जैसे यहां दिया है, समाक्षी शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद समासिक शब्द गायब हो जाता है। ठीक है, समासिक शब्द जो जोड़कर बनाया था, हमने क्या बनाया था? जैसे था पूजा घर, तो वो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो समासिक पद गायब हो जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे? पूजा के लिए घर, तब वो समास विग्रह हो गया, समस्त पद तो गायब हो गया। अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाएं उसे समास विग्रह कहते हैं। तो जितने भी पद दिए गए हैं उनको आप अलग अलग कर दो, वो क्या हो जाएगा? आपका समास विग्रह।
ठीक है, जैसे यहां पर दिया है माता पिता, दो पद है, ठीक है। अब इनके बीच कोई भी विभक्ति नहीं है, तो ये क्या है, समस्त पद है। अब जैसे ही हमने इसका विग्रह किया, देखिए माता आपका पूर्व पद है और पिता आपका उत्तर पद है, इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं, याद रखना। अब ये आगे इनके जब भेद पढ़ाएंगे ना, तब ये आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो पहला पद और दूसरा पद, इन दोनों के बीच हमने और जैसी विभक्ति लगा दी, तो ये आपका क्या बन गया, समास विग्रह। ये क्या हुआ, समास विग्रह। इसी तरह राजपुत्र, राजपुत्र में राजा का पुत्र, इसे अलग किया तो ये भी आपका क्या बन गया, समास विग्रह। चलिए आगे देखिए। अब समास और संधि में अंतर, बहुत ध्यान से समझिएगा, समास और संधि में अंतर क्या होता है। ठीक है, अक्सर ये होता है कि भाई संधि भी जोड़ रही है और समास भी जोड़ रहा है, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, क्या कहा जाएगा इसको। तो देखिए क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मेल मतलब मिलाना। ठीक है, अब यही चीज देखो यहां पर क्या है, समास में भी मिलाना नहीं है, समास में संक्षिप्त करना है, छोटा करना है, जबकि सॉरी, संधि में हम क्या कर रहे हैं, दो शब्दों को आपस में मिला रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, कैसे, देखिए संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। इसमें दो वर्ण होते हैं, इसमें कहीं पर एक तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। अब जैसे आपको हम बताएं संधि क्या होती, संधि में क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं कोई भी वर्ण कोई भी ले लो, जैसे पुस्तक यहां पर दिया है ना, पुस्तक और आलय, तो जब हमने यहां पर जोड़ा तो यहां पर आप देख रहे हो बड़ा आ जो था ये, इसकी ये मात्रा बन गई। ठीक है, तो ये बीच में जो एक वर्ण था वो क्या हुआ, वो इससे जाकर मिल गया, मिला ना, तो यहां पर ये हो गया। तो ये आपने देखा यहां वर्णों का मेल हुआ, खेल कहां पर हुआ, वर्ण आपस में मिल गए, वर्णों को हमने आपस में मिला दिया, तो ये आपका हो जाता है संधि। लेकिन इसी के विपरीत जो है ना, ये देखिए संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की क्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। समास को जहां हम अलग अलग करते हैं समास विग्रह कराता है, लेकिन संधि को जब हम तोड़ते हैं, जैसे ये पुस्तकालय है, ये क्या है, ये आपका संधि किया हुआ शब्द है, दो शब्द आपस में संधि किए हैं वर्णों की सहायता से, ये बड़ा आ की सहायता से हमने इसको संधि किया हुआ, लेकिन जब इसे हमने अलग किया तो ये क्या कहलाया, आपका संधि विच्छेद। क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। संधि में जिन शब्दों का योग हो उनका मूल अर्थ नहीं बदलता है, यानी कि इसका मूल अर्थ किसी भी हाल में बनेगा, पुस्तक मतलब किताब, आलय मतलब रखने की जगह या रहने की जगह। तो इसका यही चीज हो गया, पुस्तक रखने की जगह, तो पुस्तकालय हो गया। संधि समझ में आया आपको, संधि में मेल होता है, खास तौर से दो वर्ण आपस में मिलते हैं, कभी नया वर्ण बनता है और कभी सिर्फ एक वर्ण बन के गायब हो जाता है, कभी दोनों वर्ण गायब हो जाते हैं और तीसरा बन जाता है। संधि को अलग करना जब कहलाते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। समास, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संधि का जहां मतलब है मिलाना, वहीं पर समास का मतलब है छोटा करना। कोई बड़े शब्द पद हैं उनको हम क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। समास में वर्णों के स्थान पर पद का महत्व होता है, यहां पर वर्णों का महत्व नहीं होता। वर्ण मतलब होते हैं ना, का, खा, चा, छ, ज, ये वर्ण होते, जबकि पद क्या होते हैं, जैसा कि हमने बोला नील कमल, राजा पुत्र, तो इनका महत्व होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं, तो जब दो होंगे या दो से कई ज्यादा शब्द होंगे, पद होंगे जो आपस में मिलकर एक समस्त पद को बनाएंगे और इनके बीच से विभक्तियों का लोप हो जाएगा। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो बीच की विभक्ति, जैसे हमने बोला रसोई के लिए घर, तो रसोई और घर मिला दिया हमने, के लिए बीच में से हमने विभक्ति को हटा दिया। समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित भी किया जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता, मतलब इनका जो अर्थ है वो बदलता भी है और कभी नहीं भी बदलता। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव,
तो अब जब हमने यहाँ पे इन्होंने बोला ना, देखिए समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को, जो इसका मूल अर्थ है, इसको परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी। अब यहाँ पर देखो विषधर, विषधर हम किसके लिए, सर्प के लिए बोलते हैं, है ना। तो अगर हम बोलेंगे विषधर और इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, विष को धारण करने वाला। अब विष को धारण कौन करता है, एक तो सर्प करता है और दूसरा अब विष अब इसको विग्रह जब हम करते हैं तो दोनों अलग अलग तरीके से विग्रह करेंगे, तब ये हमें समझ में आता है। लेकिन यहां पर क्या है, जब हमने विषधर बोला तो विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। तो यहां पर इसका अर्थ बदला, शिव भी हो गया और सर्प भी हो गया। जिसने विष को जो धारण करता है यानी कि सर्प हुआ, है ना। तो ये होता है कि इसका मूल रूप कभी परिवर्तित भी होता है और कभी नहीं। तो हमने समास और संधि में अंतर देख लिया। अब हम आ जाते हैं समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद। याद रखिएगा, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 समास आपको जबानी रटे होने चाहिए कि कौन कौन से नाम है। तो आ गया ना, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये 6 भेद हैं। अब इन 6 भेदों में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अव्ययभाव समास। नाम ही देखिएगा, अव्यय आ रहा है, पहला क्या आ रहा है, अव्यय। तो सतर्क हो जाइए, समझिए। अब इसमें जो है आपका पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है। समझिए, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, अव्यय भाव समास कहते हैं। अव्यय तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, ऐसे शब्द जिनका स्वरूप नहीं बदलता है, जैसे प्रति है, यथा है ना, इनका स्वरूप कभी नहीं बदलता। आप लिंग बना दो, काल है, वाच्य है, कुछ भी आप कुछ भी लगा दो, इनका स्वरूप किसी भी कंडीशन में बदलेगा नहीं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, अव्यय। तो जो पूर्व पद है यानी कि पहला वाला जो पद है वो क्या होगा, वो अव्यय होगा। अब ये अव्यय क्या क्या है देखिए, आगे बढ़िए। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता। जो मैंने आपको बताया, लिंग वचन काल कारक कुछ भी लगा दीजिए, अव्यय का स्वरूप किसी भी कंडीशन में बदलता नहीं है, वही शब्द अव्यय कहलाते। दूसरे शब्द, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहां पर अव्यय भाव समास होता है। अब अव्यय भाव समास में 3 चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। ये 3 बेसिस पे ही अव्यय भाव लगता है। एक तो पहली चीज याद रखिएगा, पूर्व पद आपका अव्यय होगा। दूसरी चीज, पूर्व पद आपका उपसर्ग भी होगा, जिसमें आ आता है, बे आता है, ब आता है, ये सारी चीजें। जैसे आ जन्म, तो आ जन्म में पूर्व पद क्या है, आ है, और जन्म आपका उत्तर पद है। तो पूर्व पद जो है वो क्या हो रहा है, उपसर्ग है ना, वो प्रधान है, तो वो भी आपका क्या होगा, अव्यय भाव समास। जिस तरीके से हम बोलेंगे यथा विधि, है ना। अब यथा शब्द क्या है, पूर्व पद, विधि है उत्तर शब्द। तो पूर्व पद जो है वो यथा है और ये वो क्या है, अव्यय है। तो पहली चीज क्या हुई, पूर्व पद अव्यय हो सकता है, पूर्व पद उपसर्ग हो सकता है। अब तीसरी कंडीशन पे, जहां पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों आपस में मिलके एक पद को बना दे, जैसे रातों रात, दिनों दिन, ऐसे शब्द आते हैं ना, रातों रात, तो ये एक बना, रात, रात शब्द 2 बार आया, रातों रात, तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, रातों रात, एक पद बनाया। तो इस तरीके से यहां पर भी आपका क्या होगा, आपका अव्यय भाव समास होगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब यहां पर अभी चीज बताना, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, ये देखो पुनरावृत्ति की बात मैंने करी थी ना, रातों रात, रात शब्द की पुनरावृत्ति हो रही थी, तो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहां अव्यय समास होगा। दूसरा क्या है, संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्यय भाव समास ही माने जाते हैं। इसका पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द होते हैं। तो समझ में आया ना, उपसर्ग भी हो सकता है पूर्व पद
पूर्व पद आपका अव्यय होगा और आपका पूर्व पद की पुनरावृत्ति भी होगी, यानी एक ही शब्द को जब हम दो बार इस्तेमाल करेंगे सेम शब्द को, तो वहां पर भी अव्ययभाव समास होगा। अब देखिए, जब हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे ना तो अभी आपको समझ में आएगा। जैसे हम देख रहे हैं यथा शक्ति, तो यथा शब्द क्या है? अव्यय। क्या है ये? अब पूर्व पद देखने हैं, पहले वाले पद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यथा शक्ति, तो यथा क्या है? अव्यय है। अच्छा, यथा का जब भी विग्रह करोगे तो वो हमेशा यथा का मतलब होता है अनुसार, ठीक है। तो यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। आ जन्म, अब आ देखो क्या है? उपसर्ग है ना, आ क्या हुआ? उपसर्ग। तो यहां पर क्या? आ जन्म यानी कि जन्म से लेकर। रातों रात, अब ये देखो रात शब्द दो बार इस्तेमाल हुआ, रात ही रात में। अब तो यहां पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण भी यहां पर क्या हुआ? आपका अव्ययभाव समास है। अब भूतपूर्व, अब आ देखो, आ शब्द है, ये क्या है? उपसर्ग है। इसको करेंगे जो पहले नहीं हुआ हो। अनुकूल, अब अनु यहां पे उपसर्ग है ना, तो मन के अनुसार। बेशक, बे आपका उपसर्ग है, शक के बिना। खूबसूरत, अब खूब क्या है आपका? ये भी उपसर्ग है, यानी कि अच्छी सूरत वाली। प्रतिदिन, अब प्रति यहां पर अव्यय है, प्रति का स्वरूप नहीं बदलता। प्रति क्या है? पूर्व पद आपका अव्यय, तो यहां पर क्या हुआ? ये अव्ययभाव समास। प्रत्येक दिन। घर घर, अब घर घर क्या हो गया? एक ही शब्द दो बार आया, क्या हो गया? प्रत्येक घर, तो यहां पर अव्ययभाव समास है। भर पेट, पूर्व पद आपका क्या हुआ? ये उपसर्ग है। निर्भय, अब यहां पर निर शब्द है, वो क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग, और इस तरीके से बिना भय के। तो अव्ययभाव समास आप लोगों को क्लियर हो गया ना। यहां पर तीन चीजें होती हैं अव्यय, पूर्व पद में ही होंगी जो कुछ भी हो, क्योंकि यहां पर पूर्व पद प्रधान है, ध्यान रखना। जहां पूर्व पद अव्यय हो वहां अव्ययभाव समास, जहां पूर्व पद आपका उपसर्ग हो वहां अव्ययभाव समास, जहां पूर्व पद की पुनरावृत्ति हो वहां पर भी अव्ययभाव समास ही होगा। नेक्स्ट आते हैं तत्पुरुष समास। किस पे आ गए? तत्पुरुष समास पे। तत्पुरुष समास बहुत इजी समास है अगर आपको कारक आते हैं तो। कारक की टेबल आपने पढ़ी है, आपको याद है, तो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर यानी कि बाद वाला पद, अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद प्रधान हो, और पूर्व पद गौड़ हो, यानी कि उसका इतना महत्व ना हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये कारक से जुड़ा समास होता है, मैंने भी आपको बताया ना। कारक अगर आपको आते हैं तो ये समास कहीं से भी आपको परेशानी नहीं देगा। तो ये उन्होंने क्या बोला? ये कारक से जुड़ा समास है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह से में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। ज्ञातव्य का मतलब जब हम समास का विग्रह करते हैं तो जो समास वहां पर प्रकट होगा, मतलब जो विभक्ति वहां पर प्रकट होगी, जो कारक वहां पर प्रकट होगा, वो ही आपका समास होगा। जैसे हमने बोला राजा का पुत्र, अब का की विभक्ति, का जो विभक्ति है वो कारक कौन सा है? वो है संबंध कारक। संबंध कारक में कौन कौन सी विभक्तियां लगती हैं? का, की, के लगता है ना, तो का क्या हुआ? संबंध, तो वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। पहला पद जो है वो क्या है? विशेषण है, और द्वितीय पद विशेष्य होगा। द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद में विशेष्य होने के कारण इस समास में इसकी प्रधानता होती है। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, जिसके बारे में बतलाया जा रहा है, वो चीजें। तो यहां पर ऐसे भी उत्तर पद प्रधान है, वो क्या होगा? आपका हमेशा विशेष्य होगा। जैसे यहां पर है धर्म का ग्रंथ, तो यहां पर किस चीज के बारे में हम बात करें? ग्रंथ, तो ये उत्तर पद प्रधान है, विभक्ति क्या लगी? का लगी आपकी, है ना, तो क्या हुआ? धर्म ग्रंथ। फिर आते हैं राजा का कुमार, तो हम किसके बारे में बात करें? कुमार यानी कि बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। बीच में विभक्ति लगी है का, तो क्या हो गया? राजकुमार।
तुलसीदास कृत्य, ठीक है, क्या है, तुलसीदास कृत्य। तो यहां पर हम कौन सा पद प्रधान है, कृत्य, यानी कि लिखा गया ज्यादा प्रधान है। कृत्य मतलब होता है किसी की रचना करना या बनाना, तो यहां पर क्या हो गया, कृत्य, करना। तो तुलसीदास जी के द्वारा रचा गया, तो यहां पर रचना करना मेन है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 चिन्हों का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर ऊपर। तो यहां पर कर्ता कारक नहीं लगता है और दूसरा संबोधन कारक नहीं लगता। आपने कारक कितने, 8 कारक पढ़े हैं ना, लेकिन यहां पर सिर्फ 6 कारक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें से पहला कारक कर्ता कारक और आखिरी कारक संबोधन कारक को हटा दिया जाता है, और बाकी सारे ही कारक जो हैं और अपनी विभक्तियों के साथ यहां इस्तेमाल होते हैं, और उन्हीं के हिसाब से आपका क्या होते हैं, तत्पुरुष समास। देखिए इसके भी 6 भेद हैं। कर्म कारक की पहचान क्या होती है, को, तो वहां पर जहां कहीं भी को आएगा आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक। दूसरा है करण कारक, तीसरा संप्रदान कारक, चौथा अपादान कारक, पांचवा संबंध कारक, छठा अधिकरण कारक। तो इसमें क्या होगा, जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। हमेशा क्या रखना है आपको, उत्तर पद ही प्रधान होगा। तत्पुरुष समास का मेन क्या है, हमेशा आपका उत्तर पद ही प्रधान होगा। पहला हम पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष। इसकी विभक्ति की पहचान हमने क्या बताई थी, को। इसमें 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। को कर्म कारक की विभक्ति कहा जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। को के लिए के लोप से यह समास बनता है, यानी कि जब हम को बीच में से हटा देते हैं तब यहां पर क्या बनता है, तब यहां पर कर्म तत्पुरुष समास बनता है। जैसे यहां पर दिया ग्रंथकार, ठीक है, ये अभी समस्त पद है, लेकिन जब हम समास विग्रह करते हैं तो हम क्या लिखा देंगे, ग्रंथ को लिखने वाला। तो हमने बीच में जब को लगाया तो आपका क्या हो गया, आपका कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं करण तत्पुरुष समास। जहां पर पहले पद में करण कारक का बोध हो, उसमें 2 पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा या से होता है, उसे एक करण तत्पुरुष समास कहते हैं। से या अब जब हम बनाते हैं तो जब हम उसका समस्त पद बनाएंगे तो से और के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे यहां दिया है वाल्मीकि रचित, क्या है, वाल्मीकि के द्वारा रचित, तो यहाँ के द्वारा लगने के कारण क्या हो गया, करण तत्पुरुष। अब याद रखिएगा, आपको कारक के सारे चिन्हों को पढ़ना पड़ेगा। आप जितना चिन्हों को पढ़ लोगे आपको उतने आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वाल्मीकि रचित यानी कि वाल्मीकि के द्वारा रचित, तो यहाँ के द्वारा लगने के कारण यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष याद रखिएगा, जहां पर के द्वारा और से लगा। नेक्स्ट आते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें 2 पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होता है। हमने बताया था ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। जैसे आप लोग टेबल याद करते हो ना, 2 2 1 2 2 4 2 3 6, उसी तरीके से आपको इस कारक की टेबल भी याद करनी पड़ेगी। जब आप इसे याद कर लोगे ना तो इजीली आपको सारी चीजें आ जाएंगी। उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। के लिए का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे दिया है सत्याग्रह, अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सत्य के लिए आग्रह। क्या बोलेंगे, सत्य के लिए आग्रह। अब यहाँ पर के लिए लगने की वजह से यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है, और जब इसी का हम समस्त पद बनाएंगे, ये तो समास विग्रह है सत्य के लिए आग्रह, जब इसका हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सत्याग्रह। अपदान तत्पुरुष क्या है, यहाँ पर इसमें 2 पदों के बीच में अपदान कारक होता है। अपदान कारक चिन्ह या विभक्ति से अलग होता है, ये अपदान तत्पुरुष है। से का लोप होने से यहाँ पर जो है अपदान समास बनता है।
ध्यान रखिए, से आपका दो उसमें आता है, या दो कारक ऐसे हैं जिनमें से आता है। एक तो कर्ण में आता है और दूसरा अपादान में आता है। अब अपादान की पहचान समझ लो ना, तो कर्ण अपने आप अलग कर सकते हो। कर्ण तत्पुरुष, ये अपादान तत्पुरुष में जब कहीं से कोई चीज अलग हो रही हो, जैसे हम बोले धनहीन, तो किसी व्यक्ति से धन अलग हो रहा है तो उसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, धन से हीन। क्या हुआ, धन से हीन, उससे धन अलग हो गया। तो जहां पर कोई चीज अलग हुई वहां पर लगेगा अपादान की विभक्ति, यानी कि से। अब उसी तरीके से हम से क्या लगा दें, कहीं पर भी कोई भी शब्द और जिसमें अलग होने का भाव ना हो वो आप कर्ण तत्पुरुष समास में डाल दोगे। ठीक है, अब जैसे यहां पर बोल रहे हैं पथ भ्रष्ट, क्या बोला, पथ भ्रष्ट। तो पथ भ्रष्ट में जो है आप देखेंगे कि जो से आ रहा है ना, पथ भ्रष्ट में से आ रहा है से ना, ये देखो आप से आ रहा है, तो पथ से भटका हुआ, यानी कि जो उसका रास्ता था वो उससे अलग हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, अपादान तत्पुरुष समास। कोई भी चीज कभी भी अलग हो रही हो आपकी होगी। नेक्स्ट आते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, जहां कहीं पे भी लगा होता है वो आपका संबंध तत्पुरुष होता है। इसमें दो पदों के बीच संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के चिन्ह या विभक्ति का, के, की होती है, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। का, के, की आदि का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, राजपुत्र, तो हमने विग्रह किया क्या, राजा का पुत्र, तो यहां पर पुत्र का संबंध राजा से था, तो यहां पर क्या हुआ, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, जैसे यहां पर है राजसभा, राजा की सभा, तो यहां पर सभा का संबंध राजा से स्थापित करने के लिए की विभक्ति लगी हुई है। और की क्या है आपका, किस कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का, यहां पर होगा संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। इसको आप समझ लो प्रपोजिशन जिसे हम बोलते हैं, जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति है में पर। क्या होता है, में पर। हम जैसे बोलते हैं पुस्तक में कलम रखा है, ठीक है, चेयर पर हम बैठे, कुर्सी पर हम बैठे हैं, तो पोजीशन बता रहे हैं ना, कलम की अपनी पोजीशन बता रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रपोजिशनल भी बोलते हैं। तो ये क्या है, अधिकरण तत्पुरुष, इसकी विभक्ति होती है में और पर। अब जैसे दिया है जल समाधि, तो क्या होगा, जल में समाधि, क्या आएगा, जल में समाधि। तो यहां पर क्या हुआ, ये उसकी पोजीशन बताई, उसने कहां पर वो है, जल में उसने समाधि ली है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि ये हमने पढ़े दो समास। हमारे इस वीडियो में हमने क्या पढ़कर लेकर आए, सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो हमारे थे समास क्या की परिभाषा, फिर सामासिक पद, उत्तर पद, पूर्व पद, समास विग्रह, फिर हमने समास के भेद पढ़े, जिसमें पहला हमने पढ़ा अव्ययभाव समास और दूसरा पढ़ा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेदों को हमने समझ लिया, जो कि हमारे कारक पर डिपेंड होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही समझाने वाली थी, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हमारे बचे हुए 4 कारक होंगे, 4 समास होंगे, और उसके अलावा जो है कुछ समासों में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, जैसे कि आपका द्विगु समास में भी, द्विगु समास, कर्मधारय समास, इन सब में, और जैसे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, इनमें बहुत कम डिफरेंस होता है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये सारी ट्रिक्स भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।